नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। बिहार की राजनीति क्या देश की राजनीति तय करने जा रही है? बिहार में ऐसा क्या होने जा रहा है जो भूचाल ला देगा? क्यों आखिर दिल्ली के बड़े से बड़े नेता जाके दिल्ली वोट डालने के बाद बिहार में वोट डाल के गैर कानूनी काम कर रहे हैं? और किस तरह डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रत्याशियों को जनता ने दौड़ा दिया? सारी बातें दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के साथ आपको लेके चलता हूं। पहले 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनते हैं सारी बातचीत। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब। मुझे आज बिहार से दो खराब तस्वीरें देखने को मिली जिसने मुझे दुख पहुंचाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिहार के लोग इतने गुस्से में क्यों होंगे। पहली तस्वीर देवेश कांत सिंह गोरिया कोठी खड़े में जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, इनको वहां के लोगों ने खदेड़ दिया, वोट चोर कह के खदेड़ दिया। दूसरी तस्वीर आई, विजय सिन्हा उनके काफिले पे पथराव हुआ और वहां भी उनको नारे वारे लगा के वो बहुत बदसलूकी की गई उनके साथ। मैं मान सकता हूं कि बिहार के लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री ने झूठी बातें करी, झूठे वादे किए, बिहार के लोगों को सम्मान नहीं दिया, तमंचे जैसी कट्टे जैसी बातें करी, आपत्तिजनक बयान किए। लेकिन इसका गुस्से का मतलब ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, डिप्टी सीएम को खदेड़ दो, भीड़ में आके गुस्से में आके नेताओं को खदेड़ दो। ये सब क्या है? मतलब इसका ये तो ठीक नहीं है ना केपी मलिक साहब। संजय जी, आपको तो 2024 में भी ठीक नहीं लगा था जब वेस्टर्न यूपी में कई सारे मंत्रियों को भगाया जा रहा था और हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे संजीव बालियान जी, उनको भगाया, तब भी आपको अच्छा नहीं लगा था। तो आपको इस तरह की चीजें तो अच्छी लगती नहीं है, तो मुझे जानकारी है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है और ये क्यों हो रहा है? विजय सिन्हा जी आपको पिछले 15 दिन से, 20 दिन से, महीने से कहीं दिखाई दे रहे हैं? वो कहीं कुछ कर रहे हैं? तो उनको ये पता है कि मेरी सीट बची नहीं, अलबल बोल रहे हैं। वो आज ही अपनी सरकार में बैठ के जंगल राज बता रहे हैं वो। अरे तो अगर जंगल राज है तो आपने क्या किया? इतने दिन से आप डिप्टी सीएम हो, बिहार की सरकार चला रहे हो। तो आज उनके पास कुछ जवाब देने को नहीं है, इसलिए पब्लिक घेरती है। और पब्लिक को घेरने के लिए तो आज का ही टाइम मिलता है, बाकी 5 साल तो ये पब्लिक को घेरते हैं। तो ये तो उसकी परिणति है, जो आपने किया है उसको भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए संजय जी, एक तो बात यह है, अब इसमें मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को बधाई भी देनी चाहिए कि उन्होंने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये वही चुनाव था लालू यादव वाला जिसमें लालू ने सफलता हासिल की थी, जिसमें बम्पर वोटिंग हुई थी। आज 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिहार की जनता ने बम्पर वोटिंग की है और भारी मतदान कई जगह हुआ है। तो एक तो बधाई के पात्र हैं बिहार के लोग। दूसरा, ये जो जिस प्रकार से घेरने घारने की बातें हो रही हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। आपको ये देखना होगा कि ये जो चर्चा चली, नीतीश कुमार जी ने इंतजार किया कि भाई ये उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करेंगे। इन्होंने मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया, उसके बावजूद भी इन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उनको घोषित नहीं किया। तो उनका जो कुर्मी समाज था, कुर्मी समाज में उस तरह की बैठकें शुरू हो गई, उस तरह की पंचायतें शुरू हो गई थी जैसे कभी हमारे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी ठाकुरों की 2024 से पहले। तो आप ये देखिए कि ये पंचायतें क्या गुल खिलाती हैं, क्या कमाल करती हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि वहां पैसे का लेन देन नहीं होता। वहां ये होता है कि समाज को कैसे बचाया जाए, अपनी कौम को कैसे बचाया जाए। तो उस पर तमाम कुर्मी लोग एक साथ हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि जहां नीतीश कुमार हैं या उनके विश्वास पात्र लोग हैं, उनको जिताइए और बाकी पूरी तादाद में तेजस्वी को जिताने का काम करिए। क्योंकि या तो तेजस्वी ही नीतीश कुमार की सरकार बनाएंगे अगर नीतीश कुमार बनने लायक नंबर लेके आते हैं, और नहीं तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये जो सत्ता है बिहार की, बिहारियों के हाथ में रहेगी। कोई भी बिहारी जो समझदार है, जो थोड़ी भी राजनीति की गुणा भाग जानता है, जो समझता है, वो कोई भी सत्ता किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो महिलाओं को बरगलाने का काम, महिलाओं को लालच देने का काम, महिलाओं को पहले पैसे देने का काम इन्होंने किया है, उसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी का एक प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जिस पोलिंग बूथ पे भीड़ हुई है, वहां पे मतदान की जो रफ्तार थी उसको धीमा कर दिया गया। वहां कहीं ना कहीं जैसे ही इनके पास ये खबर आती थी कि भारी मतदान आपके अगेंस्ट हो रहा है, तो ये उसको धीरे कर देते थे। जो लाने ले जाने के संसाधन थे उनको बंद कर दिया।
जाता है। जैसे कई जगह आया कि गंगा पार से कुछ लोगों को लाने के लिए नाव और बोट लगाई गई है, एकाएक उनको बंद कर दिया गया। तो कहीं न कहीं ये इंटरनल भी खबर थी कि भाजपा के और सत्ता के खिलाफ वोटिंग हो रही है, तो इसको रोकने का एक ही तरीका है कि मतदान को धीमा कर दो और जो व्यक्ति 2 घंटे, 3 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा, उनमें से कई लोग वापस चले जाते हैं। और जो एक बार संजय जी वापस पोलिंग बूथ से चला गया, जनरली वो दोबारा आता नहीं है, ये एक मानसिकता लोगों की है। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं सत्ताधारी दल के खिलाफ भारी बम्पर वोटिंग हुई है। अब उसके नतीजे आपको 14 तारीख को पता चल जाएँगे। लेकिन यहाँ निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, वो बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से पब्लिक ने उनको घेरने का काम किया है। जी। सही कह रहे हैं केपी मलिक साहब, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस हद तक जनता सड़क पे निकल आएगी। रिकॉर्ड टूट जाएगा 20-25 सालों का कि जनता, क्या लग रहा है आपको, दो बातों से जनता समर्थन में आती है पब्लिक जो आती है, या तो वो सरकार को लाना चाहती है, प्रचंड बहुमत से लाना चाहती है, या सरकार के प्रति इतना गुस्सा होता है कि इस बार इनको निपटा देना है, ये गलती से भी सत्ता में ना आ जाए। बिहार के आपके पास जो संदेशें आए हैं बिहार से, बिहार की राजनीति के, वो किधर इशारा कर रहे हैं कि दोबारा लाना चाहते हैं नीतीश को, या फिर नीतीश को टाटा बाय बाय करना चाहते हैं? देखिए संजय जी, किसी भी सत्ता को वापस लाने के लिए इस तरह का मतदान नहीं होता है। ये सत्ता को बदलने के लिए और ये जोश जनता में होता है, बदलाव के लिए होता है ये। आप याद कीजिए कि 2014 के चुनाव में भी जनता में, लोकसभा चुनाव में इसी तरह की चीजें आपने देखी थी, जो आपको 2019 में दिखाई नहीं दी या 2024 में दिखाई नहीं दी। लेकिन 14 में ये जोश था लोगों में, लोग केंद्र की सत्ता को पलटना चाहते थे, इसलिए जोश था लोगों में। तो वही चीज मैं आज बिहार में देख रहा हूँ। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिशें की है कि छठ पूजा के बाद भी विशेष ट्रेनें चलाई गई और दिल्ली से, हरियाणा से लोगों को ले जाने की कोशिशें की हैं। अब ये क्यों कोशिशें की हैं, ये किनको हरियाणा से ले जा रहे हैं, क्या ये बिहारी भाइयों को ले जा रहे हैं, या जैसे ब्राजील से कुछ लोगों को लाए थे उसी प्रकार से लोगों को ले जाके हरियाणा में कुछ करना चाहते हैं, हरियाणा के लोग और दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के लोगों को ले जाकर वहां कुछ गुल खिलाना चाह रहे हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी स्थिति बिहार में थी, तो आप बाहरी लोगों की ट्रेनें भर के क्यों लेके गए, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। तो चारों तरफा अगर हम इसको आकलन करते हैं, लोगों से समझते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत अच्छी थी। सब कुछ साम-दाम दंड-भेद बहुत अच्छा था, लेकिन वो उसमें तमाम जगह फेल हुआ है। देखिए, एक चीज़ संजय जी आपको समझना पड़ेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई सिस्टम सेट किया है, तो उसमें वो सिस्टम सेट नहीं होता है कि आपको गिरिराज सिंह को जिताना है, आपको सम्राट चौधरी को जिताना है, आपको विजय सिन्हा को जिताना है। आपको पार्टी का कुछ मत फीसद बढ़ाना है और वो सेंट्रल पॉइंट से आप बैठ के बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे कोने में चले जाते हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। और उसका नतीजा आपने देखा था कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहते हुए धामी जी हार गए थे। इतने क्रांतिकारी, इतने बढ़िया मुख्यमंत्री थे कि तमाम भाजपा जीत गई और मुख्यमंत्री जी चुनाव हार गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों सीएम जो है हार के और उसको हम हमारे गांव में बोलते हैं वो लुटिया सी चटवा के और निकल लें, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सख्ते में है और बड़ी दिक्कत में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आपको यहाँ ये देखना होगा तेजस्वी यादव की जिस प्रकार की कैंपेन है, जिस प्रकार से वो सधी हुई रणनीति करने के साथ-साथ चल रहे हैं, कोई आक्रोश उनके चेहरे पे नहीं है। उनका किसी कार्यकर्ता की इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आ रही है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना सके। ये बड़ी अनोखी बात इस चुनाव में आप देखेंगे। नहीं तो कई बार ये होता था कि जंगल राज का पूरा ठीक रहा तो लालू यादव के ऊपर फोड़ा जाता है और सारी जो भी घटनाएं होंगी, उल्टी सीधी घटनाएं होंगी, उसमें सब पे लालू यादव और उसके परिवार को धकेल दिया जाता है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने इस तरह की रणनीति बनाई है कि उसने कहीं कोताही नहीं बरती है। अपने परिवार को टिकट देने में कमी की है, उसने अपने बड़े भाई की भी चिंता नहीं की है। उन्होंने कहा कि बड़े भाई अगर जीते हारे कुछ करें, जो करने तो करो, इग्नोर उनको किया है। तो ये जताता है कि कहीं न कहीं जिस प्रकार की रणनीति इस बार तेजस्वी यादव की रही है, और इसमें संजय जी ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव की पार्टी के जो लोग हैं, वो तेजस्वी यादव अकेले नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग हैं जो उनको बताते हैं कि हमें इस रणनीति पे काम करना पड़ेगा। वो धरातल पे घूमे हैं। वो लगातार पिछले 6 महीने से ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और भले ही आप महागठबंधन के नेता की बात कीजिए,
चाहे अखिलेश यादव हो, गाय बगाए 1-2 रैली में चले गए। राहुल गांधी ने ठीक है एक यात्रा निकाली, वोट चोर का मामला उन्होंने बनाया, एक परसेप्शन उन्होंने बनाया, बिहार में बहुत सारी उन्होंने चीजें की, लेकिन असली जो सरताज है, असली जो गठबंधन के हीरो हैं, वो तो तेजस्वी यादव ही है। और तेजस्वी यादव को युवा इसलिए पसंद कर रहा है कि उन्होंने जो वायदा किया वो पहले करके दिखाया है और वो करेंगे पूरा, ये उम्मीद कहीं ना कहीं युवा लेके चल रहा है। और इस बात को आप भी मानेंगे संजय जी कि आज जो युवा या जेनजी जो काम कर रहा है, वो 45 साल से ऊपर वाले लोग नहीं कमाल दिखा पा रहे हैं। तो कमाल तो युवा ही दिखा रहा है और युवा सबसे ज्यादा परेशान है और उनके पीछे महिलाएं चल रही हैं। भले ही आप महिलाओं को कितना भी पैसा दे लो, कुछ भी दे लो, लेकिन परिवार में विचार विमर्श तो होता ही है, उसके बाद ही महिलाएं भी साथ में चलती हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, लेकिन आप भी चुटकी लेने से बाज नहीं आते। ये ब्राजील ब्राजील का नाम आप क्यों ले रहे हैं? अगर एक सुंदर सी मॉडल आ गई, उसने वोट डाल दी थी सारे स्मार्ट, तो आपको पता नहीं क्या समस्या हो रही है। क्यों आप ब्राजील को ले लेके चुटकी काट रहे हैं? संजय जी, आप ये देखिए कि ये जो महिला ब्राजील की आई है, ये अगर खाली हरियाणा में डाल देती है, हरियाणा में रहती तो हमें समझ में आता था। ये तो आधे उत्तर भारत की देश की आधे हिस्से की वोटर बनी हुई है और वो क्या आई भी है कि नहीं इंडिया में, या वही ब्राजील में बैठे बैठे कोई बटन दबा दिया उन्होंने। ऐसा तो नहीं है कि मशीन ब्राजील में ही रखी हुई हो कंट्रोल की, यहाँ रिमोट कंट्रोल वहीं से दबाया जा रहा हो और उसने सोचा मजे लेने के लिए अपनी भी फोटो लगा दें। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब इलेक्शन के बाद सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग को देना है। चुनाव आयोग तो बड़ा चौड़ा हो रहा था, क्या क्या जवाब है चुनाव आयोग के पास इस बात का? चुनाव आयोग में 22 वोट इस तरह के बन गए। चुनाव आयोग पहले तो ये कहता था कि भाई अगर किसी का एड्रेस 0 लिखा हुआ है या किसी के घर में 100 वोट बन गए तो चुनाव आयोग कह देता था कि कई गांवों का हम एक ही एड्रेस डाल देते हैं, इसमें क्या करोगे? क्या आप 22 लोगों की फोटो भी एक ही लगा देते हो? और ये संभव है इस तरह लगाना? जिसने अपना वोट अप्लाई किया होगा, फॉर्म भर के दिया होगा, तमाम अपने डॉक्यूमेंट दिए होंगे, तभी तो किसी की वोट बनती है। तो इसकी वोट कैसे बनी? ये अप्लाई करने आई थी क्या? ये भारत के नागरिक है क्या? इसने फोटो दिया था क्या? तो ये कहा, तो इसका चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? हमारे लिए सबसे मजेदार चीज ये है, तो ज्ञानेश जी का जो ज्ञानादेश है, कोई आदेश आया नहीं है अभी तक उनका, तो उनका कौन सा आदेश अब आएगा? तो वो ज्ञान का जो आदेश आएगा, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए, चुनाव आयोग भी इतनी आसानी से बचता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं तो सवाल पूछा है संजय जी, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी इतने अनर्गल आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगा रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मजाक बना के उन्होंने रखा है, ये तो एक तरह से देशद्रोह है। तो राहुल गांधी को तत्काल गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? और अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उनके किसी भी आरोपों में कोई सत्यता है, तो चुनाव आयोग उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चुनाव आयोग फिर उसके जो मठाधीश बैठे हैं वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे दोनों में से एक तो गलत है ना, या तो राहुल गांधी गलत है या चुनाव आयुक्त गलत है। तो ये तो चुनाव आयोग इस्तीफा दे और या राहुल गांधी इस्तीफा दे, दोनों में से एक को इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो जो दोषी उसका जेल जाना चाहिए दोनों में से। वो देश के खिलाफ चीजें कर रहे हैं। अब देश के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन जेल जा रहा है, ये भी तो जनता को तय करना है। भाई दोनों तो सही है नहीं, एक तो झूठ बोल रहा है। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, इसका निर्णय हो। और जो झूठ बोल रहा हो, जिसने देश के साथ गद्दारी की हो, जिसने देशद्रोह किया हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये मेरा सवाल है और ये मेरा चुनाव आयोग से भी सवाल है। और राहुल गांधी से सवाल तब पूछेंगे जब वो अगर सत्ता में आएंगे। अब उनसे क्या सवाल पूछें? वो तो ये कह रहे हैं कि ये सवाल मेरा तो है नहीं, मैंने अपने लिए तो उठाया नहीं, मेरा वोट तो कटा नहीं। ये तो जनता का मामला है, ये तो देश का मामला है। तो देश का सवाल कौन पूछेगा? देश का सवाल तो हम और आप पूछेंगे। तो हम और आप भी यही पूछ रहे हैं, हम और आप भी यही पूछ रहे हैं कि भाई ज्ञानादेश जी इस पे अपना इस्तीफा देंगे या राहुल गांधी को जेल भेजेंगे? दो बातों का सवाल है जी। आप नहीं पूछ रहे क्या? आप भास्कर के राजनीतिक संपादक, आप भास्कर में पूछिएगा। हमने तो पहलगाम में पूछा था आतंकी कहां से आ गए, तो चिट्ठी चली गई। यूट्यूब ने लिखा कि भारत सरकार ने कहा है कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। वो तो भला हमारे वकील हैदर साहब का और कपिल सिब्बल साहब का कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलवा दिया हमारे चैनल की, वही गलत तरीके फिर खुल जाएगा ना आपका। सवाल पूछना बंद कैसे कर देंगे आप? चैनल फिर खुल जाएगा आपका दोबारा। चैनल कैसे बंद होगा? ये तो बात वही हो गई ना कि आप राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे हैं। गड़बड़ी आप कर रहे हैं और आप उन्हीं से एफिडेविट मांग रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी का मामला नहीं है ये।
ये जनता का मामला है, ब्राजील का मामला है, हरियाणा का मामला है, महाराष्ट्र का मामला है। राहुल गांधी का अपना निजी मामला नहीं है ये। तो ये संजय जी अगर सवाल पूछ रहे हैं, संजय जी का निजी सवाल नहीं है, ये केपी मलिक का निजी सवाल नहीं है, ये तो पब्लिक का सवाल है भाई। तो पब्लिक पूछ रही है हमारे माध्यम से, पब्लिक कहाँ पूछे बताइए? तो पब्लिक ने अपनी जबान हमारे मुंह में डाली है और हम पब्लिक के सवाल पूछते हैं। आप केपी मलिक के ऊपर अगर कोई दोषारोपण करते हैं, आप संजय शर्मा का चैनल बंद करते हैं, तो इससे जनता की आवाज बंद नहीं होगी, वो तो और तेज आवाज आएगी, फिर किसी दूसरे माध्यम से आएगी, वो आवाज रुकेगी नहीं। जी आप बढ़िया हो, आप बढ़िया हो, आप जो हो किसी तरह ऐसी तीखी तीखी बातें करते रहोगे और फिर हम अटैचमेंट आगे कपिल सिब्बल के जा रहे हैं। वो तो अच्छा है, कपिल सिब्बल जी पैसे नहीं लेते, लंच और डिनर भी करा देते, अपना गाड़ी में ले जाते हैं, ये भी अच्छा है। वरना कपिल सिब्बल पैसे लेने लगे तो पत्रकारिता ही नहीं कर पाए, मतलब वो बंदे इतना बचाए रहते हैं। आपकी नहीं, बात को कपिल सिब्बल के, संजय जी, कपिल सिब्बल के अलावा और भी कई वकील हैं जो देश हित के लिए, चैनल हित के लिए और जनता हित के लिए पैसे नहीं लेते हैं। अभी आप सिर्फ कपिल सिब्बल को जान रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके लिए केस लड़ा है। ऐसी बड़ी लंबी लाइन है दिल्ली में, हम दे देंगे आपको वकील। भाई आप अगर निजी, आप किसी निजी तरीके से कोई गड़बड़ी कर रहे हैं, आपको निजी वकील चाहिए तो उसके लिए तो फीस वकील लेगा। लेकिन अगर आप देश हित में कोई काम कर रहे हैं और आप फंसे हुए हैं तो वकीलों की लंबी फौज है। आप कभी उनको, मलिक साहब है हमारे, उनसे बात कीजिए आप, वो दुनिया भर के केस फ्री लड़ते हैं। तो बहुत आपकी सारे ऐसे वकील हैं, उनका मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा चैनल पे। बहुत सारे वकील हैं जो आपके हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और पटियाला कोर्ट तक जहां कहोगे वहां चलेंगे वो। मलिक तो साहब ऐसा है। अभी देश में संजय जी अच्छे लोगों की, अच्छे वकीलों की, अच्छे डॉक्टरों की, अच्छे पत्रकारों की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन तो देश तबाह हो जाएगा। तो मलिक दोनों साहब तरह के लोग हैं। तो दोनों तरह में नंग लोग जो है वो ज्यादा दिखाई देते हैं, जो अच्छे लोग हैं वो पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं, ज्यादा सामने आते नहीं है। और नंगा आदमी ज्यादा सामने आता है, उसको देख के लोग चुप जाते हैं, नंगा आ रहा है। कपड़े वाला आदमी बेचारा सामने कम आता है क्योंकि उसको कोई देख नहीं रहा है। जी मलिक साहब बिल्कुल ठीक है। आप उत्तराखंड में 2-3-4 एक हफ्ते छुट्टी मना के आए हैं, तो जो जोश है ना वो आप सब मेरे चैनल पर निकाल रहे हैं। मैं ऐसा कोई काम दूर दूर तक नहीं करूंगा कि फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगाने पड़े। लेकिन आपकी बात को प्रियंका गांधी ने आगे बढ़ाया है और कहा है कि ज्ञानेश कुमार, ऐसे सिंधु, विवेक जोशी, ये चुनाव आयोग के 3 अफसर हैं, इन 3 का नाम मत भूलना। ये जो प्रियंका गांधी राहुल गांधी से भी एक कदम आगे निकल गई। उन्होंने चुनाव आयोग के 3 अफसरों का सीधा सीधा नाम गिना दिया कि ये 3 विभूतियां हैं, इनके नाम मत भूलना, नाम नोट कर लेना, नाम याद कर लेना। ये जो कांग्रेस डरा रही है ना ज्ञानेश कुमार को, सपने में भी राहुल गांधी नजर आते होंगे, अब तो प्रियंका और शामिल हो गई। अगर सत्ता बदली, इंडिया गठबंधन की सरकार आई, तो ज्ञानेश कुमार के बेटी दामाद जो बढ़िया बढ़िया पोस्टिंग में बाल काट रहे हैं, लोग कहते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, इन सबका तो हाल क्या होगा? ये संजय जी, कम से कम प्रियंका गांधी ने 3 अफसर ही बताए हैं। जो यूपी के बाबा आपके बिहार गए हैं वो वाले तो नहीं बताए कम से कम प्रियंका ने। एक तो आपको प्रियंका धन्यवाद करना चाहिए, बाबा ने तो कुछ और ही बताए थे 3। दूसरी बात ये, प्रियंका ने तो ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी को एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए जिसका नाम अपमान मंत्रालय होना चाहिए, क्योंकि या तो उनका अपमान होता रहता है और या वो दूसरों का करते रहते हैं, तो इसमें बड़ा टाइम जाया होता है। तो एक मंत्रालय बना दीजिए, वो अपना काम कर दे। तो देखिए, प्रियंका जी तो बड़े अच्छे अच्छे सजेशन सरकार को दे रही हैं, वो तो इनका वजन हल्का करना चाहती है। लेकिन उनके सजेशन को कितना ये लोग मानेंगे वो तो देखने वाली बात है। बाकी जो जनता से उन्होंने अपील की है, मुझे लगता है कि जनता ने तो उनकी अपील सुन ली है बिहार में, और बाकी उनकी जो अपील बची है वो आसाम में और वेस्ट बंगाल में और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी शायद सुनी जाएगी। उत्तर प्रदेश से तो उनका विशेष लगाव है, चाहे वो अमेठी हो चाहे वो रायबरेली हो, तो वहां पे तो उनकी आवाज जो है बड़े अच्छे से सुनी जाती है। तो जनता उनकी आवाज सुनेगी तभी तो बदलाव होगा। जी बढ़िया तो है माइक वोट बंद है। जो बढ़िया है वोट जो है कैसे बढ़े हैं, इसका उदाहरण ये है कि बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष है संतोष ओझा जी, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है, राकेश सिन्हा, इन लोगों ने दिल्ली में भी वोट डाला, फिर बिहार में भी वोट डालने पहुंच गए। ये तो सीधा सीधा अपराध है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। आदमी धोखाधड़ी कर रहा है, दिल्ली में वोट डाला, फिर वहां बिहार वोट डालने पहुंच गया। बाकायदा नाम लेकर ट्वीट किया है आम आदमी पार्टी ने, एक्स पे लिखा है। इतने नैतिकता अच्छा वाले संजय, राकेश सिन्हा ऐसा बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, दो दो जगह वोट डाल रहे हैं। अच्छा संजय, जब 22 वोट इकट्ठे डल गए हरियाणा में ब्राजील से आके, इन्होंने तो बेचारों ने 2 ही डाले हैं। 2 में आपको इतनी आपत्ति क्यों आम आदमी पार्टी को? ब्राजील नहीं सर बोलना।
आपको पता है कि यहाँ पे दिल्ली में कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक, कई सारे सांसदों के घर पे 80-80 लोगों के वोट बने थे। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। और बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी तो इनको आम आदमी पार्टी वालों को 2 वोट का पता चला है कि इन्होंने बिहार में और दिल्ली में वोट डाला है। अभी तो बाकी राज्यों का पता ही नहीं है इनको। हो सकता है हर राज्य में 1-1 वोट इन्होंने बना रखा हो। तो अब ये बहुत सारी चीजें हैं संजय जी, इसमें कोई आश्चर्य इनको हो सकता है, आम आदमी पार्टी वालों को, बेचारे हार के घर बैठ गए। हमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमें तो पता है कि इसी पैटर्न पे तो चीजें चल रही हैं, तो इसमें क्या आश्चर्य करना। लेकिन एक लिमिट तक चीजें चलती हैं और मुझे लगता है कि अब वो लिमिट खत्म हो चुकी है। संजय जी, अडवाणी जी रथ लेकर निकले थे और लगता था कि पूरे भारत में अश्वमेध का जो घोड़ा अडवाणी जी का है कोई नहीं पकड़ पाएगा। बिहार में पकड़ा गया था वो घोड़ा, और घोड़े को पकड़ के फिर क्या हुआ था वो भी आपको याद है। तो ये बिहार है, ये कोई दिल्ली, हरियाणा, यूपी या कोई महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ अश्वमेध का घोड़ा पकड़ में आ गया है। अब अश्वमेध के घोड़े का हश्र क्या होने जा रहा है, उसके लिए आप 14 तारीख का इंतजार कीजिए। बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने इतना नैतिकता का परिचय दिया, वोटिंग वाले दिन फुल पेज के विज्ञापन छपे हैं जिसमें अपील की गई है। कोई शर्म वरम नहीं है, मतलब सरकार चला रहे हो, प्रधानमंत्री हो, फुल पेज का ऐड दे रहे हो, उसी दिन चुनाव प्रचार खत्म हो, वोटिंग वाले दिन सरकार के हमारे यहाँ पे टैक्स के पैसे से ये मौज काटी जा रही है। संजय जी, आप विज्ञापन की दिक्कत हो रही है, उन्होंने तो और इससे भी आगे आप बढ़ के मेहनत करी है। आज जो रैली करी है उसको लाइव टेलीकास्ट करवाया है और कहा है कि खासकर उस जगह पे जरूर दिखनी चाहिए जहां पे आज वोटिंग चल रहा है। ये कोई नई बात थोड़ी है इनकी। आप याद करिए कि जब मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था तो पड़ोसी राज्यों में जा जाकर उद्घाटन कर रहे थे, वनवासी क्षेत्र में चले गए थे, उनकी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। उनके लिए कोई नई बात नहीं है। बात यह है कहने की कि प्रधानमंत्री जी जो है वहां पे बिहार में जाके बता रहे हैं, देसी कट्टे की और कनपटी की बात कर रहे हैं। अब उनके पास करने के लिए कोई अमेरिका की, चाइना की, ऑस्ट्रेलिया की, रशिया की या कोई देश की रणनीति की, राजनीति की बातें थोड़ी हैं। अब वो तो जुमलेबाज व्यक्ति है, तो जुमलेबाज की तो बात करेंगे। तो ये जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी करके उनको चुनाव जीतना है। वो तो वहां कस्में खिलवा रहे थे बहनों से कि बहनों बताओ सुबह खाना बना के आए हो कि नहीं आए हो, कि वो भूखे मर जाएंगे लोग। ऐसा तो नहीं कि आपके आने से वो भूखे बैठे रहे, थोड़ा दबाव में रखना और हमारा भी ख्याल रखना, कुछ वोट वोट देख लेना। वो तो इस तरह से बता रहे हैं। तो खुलेआम तो कह नहीं सकते वो, खुलेआम तो कह नहीं सकते वो। इशारे से कमल हिलाते हैं उनकी तरफ, इशारे से कि हाँ खाने का ध्यान रखना और ये भी रखना, मतलब 5 किलो राशन भी याद रखना। तो वो इशारे से बता रहे हैं। आप क्या चाहते हो, खुलेआम बताने लगे? हमें तो अपनी मैडम बहन जी अच्छी लगती है, मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तारापुर का आशीष आनंद, उसने खुलेआम बीजेपी को समर्थन दे दिया। संजय जी देखिए, बहन जी ने तो उत्तर प्रदेश में जो कमाल किया है पिछले 11 साल में, वो कमाल तो कोई कर ही नहीं सकता। बहन जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी के कहते ही आकाश आनंद को घोषित कर दिया। उसके बाद कहा वापस लो, तुरंत वापस ले लिया। फिर कहा नहीं 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 वापस इसको इतनी देर नहीं लेना, फिर करिए इसको, फिर कर दिया। अब फिर कहा, अभी बिहार के चुनाव से कुछ दिन पहले कहा बहन जी को कि भाई एक बड़ी रैली करिए, दलित भाग रहे हैं, ये दलित दाएं बाएं जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि दलित भाजपा छोड़ के कहीं दूसरी पार्टियों में दलित को थोड़ा एक मैसेज दीजिए आप कि अगर देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी ही देश को बचा सकती है, इसलिए थोड़ा बाबा की और जो है भाजपा सरकार की थोड़ी तारीफ करिए। तो बहन जी ने कर दिया। तो बहन जी कर तो रही, और क्या चाहते हैं आप, बहन जी करती रहेंगी। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, यूपी को सुधारा, उन्होंने जो है अंबेडकर पार्क बनवाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 साल से बनवाए हुए हैं। और क्या आप चाहते हैं उनसे? देश की सरकार को दिल्ली में भी सहयोग दे रहे हैं, यूपी में भी दे रही है। अगर आप पूरा काम उन्हीं से करवाना चाहते हैं तो ये संजय जी आपकी अच्छी बात नहीं है। सहमत हूँ आपकी बात से, पूरा काम नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय केपी मलिक साहब, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।